नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। आप सभी को पता है अभी तक हम हिस्ट्री में प्राचीन भारत को कवर कर रहे हैं और हम वीडियो के 12 पार्ट बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उनको देखिए, क्योंकि ये पार्ट आपको तभी समझ में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का 13 पार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका पार्ट आपका 13 होने वाला है। तो इसमें आज हम आपको कराने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। जी हाँ दोस्तों, हम वैदिक काल आपको करा चुके हैं। वैदिक काल में हमने आपको बताया था कि वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा ऋग वैदिक काल जो हमने कंप्लीट करवा दिया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और अद्भुत जानकारी मिलेगी। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम आपको एक बहुत अच्छी और अद्भुत और नई जानकारी देके जाएंगे। और ये हमारा क्या है, उत्तर वैदिक काल। जी हाँ, इसको उत्तर ऋग्वैदिक काल भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल को कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक हमारा माना जाता है। यानी कि 600 ईसा पूर्व तक की जो हमारा काल है, समय काल है, उसको हमारा ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि इस समय हमारा वर्ग विभाजन मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता है तो वर्ण व्यवस्था का जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ, जो समाज में आप वर्ण व्यवस्था देखते हैं ना, आज तो खैर जाति व्यवस्था है, लेकिन इस जाति व्यवस्था का भी प्रारंभन उत्तर वैदिक काल से ही होगा। लेकिन सबसे पहले प्रारंभिक चरण में यानी कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। अर्थात सबसे पहले सबसे उच्च वर्ग माना जाता था ब्राह्मण लोगों को। जी हाँ, फिर उसके बाद क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे और शूद्र। जी हाँ, इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी समाज में। पहले भी समाज की सच्चाई यही थी और आज भी समाज की सच्चाई यही है। मेरे को कभी कभी बड़ा अफसोस होता है ये सोचकर, मैं समझ नहीं पाता कि एक ही हाड़ मांस के पुतला बना हुआ है मानव ईश्वर ने बनाया है। सबको समान रूप से, कोई भेदभाव तो किया नहीं है, समान रूप से बनाया है। और ना जाने पता नहीं ये समाज फिर भी क्यों एक दूसरे को जाति पाति के आधार पर या नस्ल के आधार पर या फिर आपको पता है कभी कभी तो स्किन के आधार पर भी भेदभाव होता है। जैसे कि अफ्रीका वगैरह के बारे में आपको हम चर्चा करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, जब मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। चलिए खैर, तो ये शूद्रों की बहुत ही खराब स्थिति थी। तो समाज कितने भागों में बटा हुआ था? 4 वर्ण के अंदर, और ये चतुर्वर्ण व्यवस्था कहलाती थी। ये चतुर्वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर क्या आते थे? हमारे ब्राह्मण लोग, और दूसरा हमारा रहता था क्षत्रिय लोग, और तीसरा आता था हमारा वैश्य लोग, और हमारा चौथा आता था हमारा क्या बोलते हैं एक तरीके से शूद्र लोग। ये ब्राह्मण लोग जो होते थे ये पठन पाठन का काम करते थे, शिक्षा वगैरह या ज्ञान वगैरह अर्जन का काम इन्हीं का कार्य हुआ करता था। क्षत्रिय लोग रक्षा करते थे, जो सैनिक वगैरह होते थे, एक तरीके से योद्धा होते थे उनको, और वैश्य लोग व्यापारी लोग होते थे। जबकि शूद्र लोग जो होते थे वो एक तरीके से मजदूर या एक तरीके से क्या बोलते हैं नौकर टाइप में लोग हुआ करते थे, और इनको समाज में सबसे ज्यादा हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो चलिए आगे बात करते हैं उच्च वर्ण। जी हाँ, ये ऊपर हमारे जो तीनों वर्ण है ना, ये वाले, इनको हमारा क्या एक जैसा ही माना जाता था, क्योंकि ये रंग रूप में एक जैसे ही लगते थे। और इनको कहा जाता था दिव्ज। क्या कहा जाता था? दिव्ज। क्यों कहा जाता था? कहते थे कि ये एक दूसरे के ही पुनर्जन्म हैं। जी हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्या है? ये एक दूसरे के पुनर्जन्म हैं, यानी कि इनका पुनर्जन्म हुआ है और तब जाके ये हमारा ब्राह्मण से क्षत्रिय या फिर वैश्य के रूप में हमारे ये पैदा हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो चौथा वर्ण आपको पता है, ये पवित्र धागे। जी हाँ, पवित्र धागे के अनुष्ठानों से वंचित रहा करते थे। पवित्र धागे के अनुष्ठान मतलब एक जनेऊ का धागा होता है। जनेऊ का धागा क्या होता है? मुझे सामान्यतः आपको बता रहा हूं। सामान्यतः आपने पंडित लोगों को देखा होगा, एक वो पवित्र धागा अपने शरीर में पहनकर रखते हैं, उसे जनेऊ का धागा कहते हैं। और उसके लिए एक अनुष्ठान होता है, प्रक्रिया होती है, बाकायदा नीतियों में बंधा जाता है, नियमों में बंधा जाता है उसको पहनते समय। तो उस अनुष्ठानों से ये जो हमारे शूद्र थे इनको दूर रखा जाता था। चलिए आगे अगर हम बात करें तो शूद्रों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी और ये दूसरों के नौकर समझे जाते थे। आज भी वर्तमान समय में आप देखिए समाज का ऐसा ही नजरिया प्रचलित है और इन लोगों को आज भी कहीं ना कहीं क्या
हीन भाव से देखा जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है। साथ ही उस समय पर उत्तर वैदिक काल के अंदर राज्य अभिषेक के समय एक यज्ञ होता था जिसका नाम क्या था, राजसूय यज्ञ। इस राजसूय यज्ञ के बाद एक अश्वमेध यज्ञ भी होता था। इसमें क्या होता था कि राजा बन गया है तो फिर वो पूरे के पूरे क्षेत्र में एक मतलब अश्व को यानी कि घोड़े को छोड़ देता था और जिस क्षेत्र तक वो जाता था वो साम्राज्य उसका हो जाता था, यानी कि उसके साम्राज्य में वो शामिल हो जाता था। और यदि ऐसा कोई मतलब करने से उसको रोकता है, कहने का मतलब कि उसके घोड़े को अगर वो रोक लेता है, वो अपने मतलब उसको अपने अधीन नहीं मान रहा है, यानी कि अपने आप को वो उस राजा के अधीन नहीं मानना चाहता, तो फिर उसको युद्ध करना पड़ता था। और युद्ध में हार और जीत ही तय करती थी कि उसके अधीन रहेगा या नहीं रहेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रामायण के अंदर। रामायण के अंदर भी राम जी क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञ होता है और उसके बाद फिर घोड़े को छोड़ देते हैं और लवकुश फिर उसको मतलब उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते, मतलब एक तरीके से क्या करते हैं, उस घोड़े को पकड़ लेते हैं, तो फिर युद्ध होता है दोनों के बीच में, वो आपने देखा होगा। चलिए आगे बात करते, तो स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। स्त्रियों यानी कि महिलाएं, इनकी भी स्थिति बहुत खराब थी इस समय पर। और सांख्य दर्शन, जी हां, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है और इसमें माना जाता है कि जीवन के या संसार के जो मूल तत्व हैं वो कितने हैं, 25। जैसे आपने सुना होगा पंचभूत, जी हां, पंच तत्व सुना होगा आपने कि हमारी पूरी मतलब पूरी पृथ्वी, हमारा पूरा शरीर ये किससे बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग पूरी पृथ्वी या पूरा हमारा शरीर कितने, 25 तत्वों से मिलकर बना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस समय पर भूमि स्वामित्व की अवधारणा विकसित हो गई थी उत्तर वैदिक काल के अंदर। भूमि स्वामित्व मतलब भूमि के मालिक, यानी कि जमीनों के मालिकाना अधिकार होने लग गया था। आगे बात करें तो प्राथमिक व्यवसाय, जी हां सॉरी, यहां पर जो प्राथमिक पेशा था वो कृषि था। ध्यान रखिए, मैं फिर बता रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राथमिक पेशा कृषि थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में प्राथमिक पेशा पशुपालन था। और इसमें हमारा क्या, उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक पेशा क्या था, कृषि। लेकिन क्वेश्चन और घुमा के दे सकता है, कैसे, पीसीएस में एक बार सवाल आया है कि क्या बोलते हैं उसको, वैदिक काल में प्राथमिक पेशा क्या था समाज का, तो ध्यान रखिएगा वहां पर क्या लगाएंगे आप, पशुपालन, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा ऋग्वैदिक काल है उसका प्रभाव ज्यादा था। चलिए इस समय हमारा सबसे पहले लोहे का प्रयोग युद्ध वगैरह में किया गया है, युद्ध वगैरह में किया गया था इसके, और लोहे जैसी धातु का हमारा खोज हुआ था। जी हां, शिल्प उद्योग यहां पर मौजूद तो थे लेकिन उनमें विविधता नहीं थी, मतलब विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योग मौजूद नहीं थे, यानी कि शिल्प उद्योग सीमित अवस्था में थे, विकसित अवस्था में नहीं थे। आगे बात करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली यहां पर मौजूद थी। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर वैदिक काल की जो विशेषताएं हैं वो कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज यार वीडियो को शेयर करते रहो अपने दोस्तों को, क्योंकि अब आपका उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण, जिनको हम कहते हैं ब्राह्मण साहित्यों की रचना, इनको समझाने जा रहे हैं। और इसमें क्या क्या समझाएंगे, वेद, जी हां वही वेद जिनकी जानकारी आपको होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, और मतलब सामान्य जीवन के लिए थोड़ी बहुत जानकारी होनी आवश्यक है, और पेपर में भी इससे सवाल आते हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको जानना। उपवेद पढ़ेंगे, फिर वेदांग पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, स्मृति पढ़ेंगे। स्मृति में भी सबसे इंपॉर्टेंट स्मृति मनुस्मृति पढ़ेंगे। साथ ही महाकाव्य, महाकाव्य आपको पता है हमारे भारत में 2 बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत की भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपका आरण्यक भी पढ़ेंगे। ये आरण्यक वही हैं जो वनों के अंदर रहकर लिखे गए हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।